नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। खबरों को अब विस्तार से दिखाते हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी थोड़ी देर के बाद। यूपी विधानसभा की 11 सीटों पर मतदान होना है। 109 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। 24 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आज वोटिंग होगी। थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू होगी, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की साख जो है वो दांव पर लगी होगी, क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष को अपने ताकत का एहसास दिलाना है और बीजेपी दावा कर रही है कि 11 की 11 सीट वो जीतेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष भले ही बहुत जोर लगाता हुआ इस चुनाव में नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे जीतना बीजेपी के लिए भी टेढ़ी खीर हो सकता है। तो वोटिंग अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। तमाम चाक चौबंद सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं वोटिंग के लिए। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और उत्साह जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है इस उपचुनाव के लिए भी। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। नतीजों देखिए, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीगढ़ से विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मऊ से दीपक जुड़ रहे हैं और रामपुर से अभिषेक जुड़ रहे हैं। सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई तो अभिषेक जहां पर मौजूद है वहां पर हो रही है। अभिषेक, वहां की जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प रही। भले ही चुनाव बीच में आ गया, आप चूंकि आजम खां सांसद बन गए और उनकी सीट पर, जिस पर वो कई दशकों से जीतते आए हैं, एक बार को छोड़ दें 1996 को छोड़ दें, तो मेरा सवाल है कि ये दिलचस्प लड़ाई वोटों में भी तब्दील होती हुई दिखाई देगी क्या? वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहेगी क्या इस दिलचस्प लड़ाई की वजह से? हाँ देखिए कुंदन, सीधी सी बात है, इस 11 के दम में ना सबसे ज्यादा दम इसी रामपुर की सीट पर लगा हुआ है। वजह क्या है, पिछले दिनों रामपुर जिस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बना रहा और कद्दावर नेता जो रामपुर के हैं आजम खां के खिलाफ 80 के लगभग मुकदमे दर्ज हो गए। अब देखना यह है कि योगी सरकार के कामों पर यहाँ मोहर लगती है, क्योंकि ये पैतृक सीट मानी जाती है आजम खां की। वो 40 साल तक यहाँ पर विधायक रहे, फिर संसदीय चुनाव में उतरे, उसकी वजह से ये सीट खाली हुई। अपनी पत्नी को, तंजीम फातिमा को, राज्यसभा की सदस्यता छुड़वाकर वो विधायकी का चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर वो जीतती हैं तो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी। तो देखना यह है कि जो योगी सरकार की जो नीतियां हैं उसको पसंद किया है लोगों ने, जो कैंडिडेट उतारे हैं बीजेपी ने, क्या वो इस रामपुर की सीट पर आजम खां से ये सीट ले लेते हैं। कुल मिलाकर अगर माना जाए तो 4 ही मुख्य प्रत्याशी तंजीम फातिमा हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी से। बीएसपी ने भी ताल ठोकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था जो ठीक चुनाव की विफलता के बाद टूट गया। ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। जयाप्रदा को हराया आजम खां ने, जो कभी आजम खां के ही बलबूते यहाँ से सांसद बनी थी। कुल मिलाकर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे सियासी गर्मी भी बढ़ती जाएगी, मतदाताओं का रुझान भी दिखाई देता रहेगा। रजा इंटर कॉलेज में हूं, जो सबसे बड़ा बूथ है यहाँ इस समय मैं दिखाना चाहूंगा मेरे सामने। ये बूथ हैं सारे, अभी बहुत कम पब्लिक है, इक्का दुक्का ही मतदाता हैं। नैनीताल के नजदीक होने की वजह से ठंड का, गुलाबी ठंड का एहसास है यहाँ सुबह। जब हम 6:30 बजे के लगभग यहाँ पहुंचे थे तो अच्छी खासी ऐसा लग रहा था कि हाफ स्वेटर की यहाँ पे ठंड होगी। तो एक अच्छी बात है कि गर्मी से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मई में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, भीषण गर्मी थी उस समय। कुल मिलाकर अब राजनीतिक जो रसाकशी है, योगी सरकार का भी इम्तिहान है और आजम खां पर पब्लिक का विश्वास है या नहीं। उन्होंने भैंसे भी चोरी का आरोप लगा, किताबें भी चोरी का आरोप लगा। ये वही जौहर विश्वविद्यालय रोड है जो सामने, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन पैन करें, जहां ये सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, उसके ठीक पीछे जो व्हीकल चल रहे हैं, जौहर विश्वविद्यालय वाली रोड है। यहीं से आगे 3 किलोमीटर
जाके जौहर विश्वविद्यालय आ जाता है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच आजम खां का सिक्का कितना चलेगा इस उपचुनाव में, इसी पर 24 तक निगाहें रहेंगी। कुंदन, बिल्कुल अभिषेक बने रहिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित भी जुड़ गए हमारे साथ कानपुर से, गोविंदनगर सीट का हाल वो बताएंगे। लेकिन अलीगढ़ का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत वहां पर मौजूद हैं। विनीत, अभी थोड़ा वक्त बचा है, वहां की लड़ाई कैसी है? दिलचस्प है यहाँ की लड़ाई, यहाँ की भी? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूपी के 11 सीटों पर चुनाव होना है और उसमें अलीगढ़ कुछ अहम मानी जाएगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर राजवीर दिलेर जो विधायक थे, जब वो हाथरस के सांसद बन गए तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर शुरू से ही रालोद का गढ़ रहा है ये इजलास। मिनी छपरौली इसको कहा जाता था। चौधरी चरण सिंह का परिवार और राजनीतिक उनकी कर्मस्थली रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि खामियों की वजह से रालोद का ही पर्चा यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया और रालोद जो है वो इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। कांग्रेस, बसपा और बीजेपी तीनों चुनाव मैदान में है। सब लगातार जद्दोजहद, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार और अपनी पूरी ताकत इजलास में झोंक रखी थी। हम इस समय इजलास के एक बूथ पर हैं और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो जागरूक मतदाता हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम 6 बजे आए थे तो सबसे पहले यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी, उसके बाद मॉक पोल हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब 7 बजने वाले हैं और वोटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। हमारे साथ एक जागरूक मतदाता भी यहाँ पर है जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे जी सर कि इजलास की अगर बात करें तो किस तरीके से महत्वपूर्ण है और इजलास को क्या क्या अब तक जो पहले रहे हैं यहाँ पर विधायक क्या दिया? इजलास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही उपचुनाव है, सबसे पहली बात। उसके बाद ये है कि यहाँ पर सभी जागरूकता जितने मतदाता हैं सभी लोग सुबह से ही आप देख रहे होंगे कि लाइन में लगे हुए हैं और सबसे पहले मैं वोट देने के लिए आया हूँ। और एक इसको हम वोटिंग को ना लेकर एक जैसे दिवाली होली मनाई जाती है हिंदू पर्व के मुताबिक त्योहार मनाकर एक इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर मतदान फिर जलपान, मतलब ये एक आपने थीम रखी है। जहन में क्या रखा है, किन मुद्दों को जहन में रखा है, क्या लगा आपने कि क्योंकि वो विधायक थे पहले, वो सांसद बन गए, अब किससे उम्मीद है आपको लगता है? उम्मीद तो सभी से होती है, लेकिन सबसे पहला काम हमारा तो मतदान देना है। लगी होती है, इसलिए उम्मीदों पर दुनिया कायम है और मतदाता जो है हर चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, घर से निकलता है, मताधिकार का इस्तेमाल करता है। दीपक हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, घोसी विधानसभा का हाल बताएंगे। दीपक, वहां पर क्या हाल है? वहां पर की तस्वीरें दिखाइए। दरअसल मतदाताओं में लग नहीं रहा है, जो तस्वीरें धीरे धीरे आ रही है, अभी हालांकि बहुत टाइम है, करीब करीब पौन घंटे का वक्त बचा है, लेकिन फिर भी मतदाता बूथ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल है कि कैसा उत्साह वहां दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त होने की वजह से थोड़ा सा मौसम आज ठंडा है और यही वजह है कि जो मतदाता है अपने घरों से अब निकलना शुरू हुए हैं, क्योंकि और चुनाव में खासतौर पर जब गर्मियों में चुनाव होते हैं तो लोग 5 बजे से ही अपना जो तैयारी है वो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस समय अब जाकर के लोग निकल रहे हैं। और कुंदन, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाई इलेक्शन में जो उत्साह होता है वो उतना नहीं होता जितना मेन इलेक्शन में होता है। यही कारण है कि जो तमाम बूथ हैं वो खाली हैं। हम इस समय अदरी घोसी विधानसभा का एक बूथ है, यहाँ पे हैं और 227 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो यहाँ जो राज्यपाल बनाए गए हैं, यहाँ के जो विधायक थे फागू चौहान, उनके राज्यपाल बनाए जाने के बाद से सीट खाली हुई थी और उसके बाद से यहाँ पे लड़ाई है बीजेपी और बीएसपी और सपा समर्थित थे। सपा समर्थित इसलिए क्योंकि सुधाकर सिंह जो सपा के प्रत्याशी थे उनका पर्चा खारिज हो गया था, क्योंकि जो एवी फार्म था उसमें कुछ कमियां थी। इसकी वजह से उनको चुनाव चिन्ह दूसरा मिला हुआ है। मेन मुकाबला माना जा रहा है कि सभी पार्टियों का बीजेपी से होगा। हालांकि फागू चौहान एक बड़े नाम थे और एक बड़ा कद था, भले ही किसी भी पार्टी में रहे हो, लेकिन यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं। तो इस बार बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि 2017 में जो जीत उन्होंने फागू चौहान के जरिए पाई थी यहाँ पे, वो कायम रख पाना। सबसे अगर यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें कुंदन, तो ये पूरा जो विधानसभा है, घोसी विधानसभा, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। बीजेपी यहाँ पे मोदी मैजिक के सहारे ही अपनी जीत 2014 में लोकसभा में हासिल की थी और उसके बाद फिर 2017 में विधानसभा में। तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने एक अग्नि परीक्षा, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आकर के जनसभा कर चुके हैं। हालांकि दूसरी पार्टियों की कोई भी नेता यहाँ पे जनसभा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि जो जाति समीकरण है वो सारे जो विकास के मुद्दे होते हैं उस पर हावी होते हैं। कुंदन, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अब
उत्साह देखने को की उम्मीद है। हालांकि उपचुनाव है, लेकिन क्या मतदाता इसे 2022 के तौर पर देखेंगे? 2022 में चूंकि विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस तौर पर भी देखा जा रहा है सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। विपक्ष क्या कुछ कमाल कर पाता है, इसलिए भी ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। कानपुर से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित, यहां के विधायक भी सांसद बन गए, लेकिन अगर सीट में वोटों के अंतर में ऊपर नीचे होता है, नतीजों में अंतर होता है, तो क्या इसे बीजेपी मान करके चल रही है कि साहब सांसद एक विधायक को चुनाव नहीं जिता पाए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं रस्सा कस्सी इसी बात को लेकर है। लेकिन अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं जानकार भी कहते हैं कि इन उपचुनाव में, खास करके गोविंदनगर का जो उपचुनाव है उनमें बीजेपी को एज है। और अगर हम वोटिंग की बात करें तो आप तस्वीरें देखिए, कुछ समय बाद यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेंद्र मैथानी और कानपुर के जो सांसद है, जो कभी इस गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे सत्यदेव पचौरी, वो यहाँ पर पहुंच के अपना वोट यहाँ पे कास्ट करने वाले हैं। और सबसे अच्छी तस्वीर है कि उपचुनाव को लेकर ऐसा कयास लगाए जाते हैं कि वोटर्स बहुत जोश में नहीं होता, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखिए तो सबसे अच्छी तस्वीर जो सियासत की देखने को मिल रही है कि यहां पर जो लोकतंत्र में की जो तस्वीर अच्छी है कि यहां पर जो वोटर्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और बूथ पर अच्छी खासी कतार वोटर्स की देखने को मिल सकती है। ये सबसे अच्छी बात है। वहीं अगर हम इस सीट के इतिहास की बात करें तो पिछले 4 बार में कांग्रेस 2 बार और बीजेपी का 2 बार इस सीट पर कब्जा था। और सत्यदेव पचौरी लगातार 2 बार 2012 और 2017 में यहां से विधायक बने थे। और सांसद बनने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को यहां से एज मिल सकता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, कुंदन, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अपने एक युवा चेहरे और जो NSUI की राष्ट्रीय महासचिव हैं करिश्मा ठाकुर, उनको टिकट दिया है। और इस बार फाइट बहुत अहम देखी जा रही है। वोटर्स जो यहाँ पर हैं हम उनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है सर, कितना उत्साह है और क्या मुद्दे आप मान के चलते जिसको लेकर आप वोट देने आए? बहुत उत्साह है, बहुत ही ज्यादा उत्साह है। और वोट जो उस आदमी को देना है जो कि देश के लिए करे, कुछ जो देश के लिए आगे करेगा उसी को हम वोट देंगे। ओके, मुद्दे क्या है आप लोगों के पास, किन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं? बस देश रक्षा हमारा मेन मुद्दा है और कोई मुद्दा है बचा भी नहीं है अब। मैम आप बताइए क्या आपके लिए अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट देने हैं? सर मैं पर्सनली बताऊं क्या? नहीं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि सड़कों पे जो गाय भैंस खुले रहते हैं, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं घर से बाहर निकल नहीं पाती हूँ। अभी मैं आई हूँ, कम से कम नहीं तो 10 गायें खड़ी हुई, मुझे बहुत डर लगता है निकलने में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो रास्तों में जो घूमते हैं आवारा जानवर, इनका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। चलिए, तो अहम अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन कुंदन विडंबना ही कहेंगे कि अगर इस बार के हम उपचुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार की बात करें तो शायद इस तरह के लोकल मुद्दे बिल्कुल पूरी तरीके से गायब थे। नेताओं के जुबान पर सिर्फ नेशनल मुद्दे थे, कश्मीर 370, यही सब मुद्दे थे। लेकिन जो करीब गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के 3,59,000 मतदाता हैं वो आज अपना वोट कास्ट करेंगे और ये चुनेंगे कि आखिर उन्हें किसको चुनना है। और जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस बीजेपी के बीच भी है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कभी यहां पर जीत नहीं सकी है। तो फिलहाल जो लड़ाई देखी जा रही है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखी जा रही है और यहां पर वोटर्स की अच्छी खासी तादाद दिखनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो वोटिंग शुरू हो गई है। मैं जानकारी दे दूं अपने दर्शकों की कि वोटिंग शुरू हो गई है और गोविंदनगर से जो तस्वीरें आ रही है, गोविंदनगर सीट से जो तस्वीरें आ रही है, वहां पर लंबी कतार दिखाई दे रही है। बाकी जगहों पर उत्साह थोड़ा कम है। उम्मीद की जा रही है कि 8 बजे के आसपास, चूंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है अब, तो 8 बजे के आसपास एक तरीके से सही मायनों में वोटिंग की शुरुआत होगी। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सीटों का हाल हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।